फिर स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता सेशन में। तो हम लोग लास्ट टाइम जो श्लोकास देखे थे कि 12 चैप्टर हमारा चल रहा था, और हमने देखा था कि भगवान ने भगवद गीता में हमको एग्जैक्टली क्या समझाया है। एक तो भक्ति का तो फ्लो चार्ट भी हमने देखा था कि कैसे सबसे पहले बताया गया था कि मन और बुद्धि को मतलब भगवान में लगाओ। फिर ये सब भी नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। देन फिर हमने देखा था वर्क भक्ति एक्सटर्नल सेंसेस वर्क फॉर कृष्णा वो भी नहीं कर सकते तो गिव अप द रिजल्ट ऑफ कृष्णा या गिविंग अप द रिजल्ट्स ऑफ वर्क विद कृष्णा। इस तरह पे वो इस तरह से डिफरेंट चीजें आ रहे थे फिर। और उसके बाद क्वालिटीज पे शुरू कर रहे थे, क्वालिटीज ऑफ वन, क्वालिटीज दैट एंडियर वन टू कृष्णा। तो क्या क्या भक्तों में या मतलब क्वालिटीज होना चाहिए जो भगवान को अच्छी लगती हैं। तो वो वाला हमारा टॉपिक चल रहा था। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन के बारे में भी कि जैसे कि ये अपना सबसे बेसिक वन हो जाता है एजुकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। उसमें हमने देखा था कि टीचर का जरूरत नहीं होता है, और आज करंट जो एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ को भी समझा था, दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। इसलिए टीचर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट कुछ वो भी नहीं रहता है। फिर उसके बाद जो होता है एजुकेशन बेस्ड ऑन स्किल। स्किल बेस्ड जो होती है एजुकेशन, उसमें क्या होता है कि टीचर के प्रति सम्मान भी बना रहता है, मतलब उसमें बेसिकली स्किल सीखने पे वर्कआउट ज्यादा होता है। तो जैसे आप देखेंगे चाइना या अदर कंट्रीज है, वो लोग काफी स्किल डेवलपमेंट में वर्कआउट करते हैं। फिर उसके ऊपर था क्वालिटीज। तो भगवान को भाई ये सब कोई अच्छा नहीं लगता कि उसके पास कितना इंफॉर्मेशन है, कि कितने स्किल्स आते हैं उसको। भगवान को क्या अच्छा लगता है, दैट इज क्वालिटीज। किसी भी डिवोटी में क्वालिटीज है कि नहीं, वो चीज भगवान को अच्छा लगता है। ओके, समझ समझ पा रहे हैं जी। तो देखते हैं क्वालिटीज, हम लोग लास्ट टाइम रीड कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आई थिंक कितनी क्वालिटीज देखा था, 11 क्वालिटीज लास्ट टाइम चर्चा किया था। जैसे सबसे पहला वर्ड नॉन एनवियस फ्रेंड, काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, वन हु डज नॉट हिमसेल्फ एज प्रोपराइटर, फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, equal in both happiness and distress, tolerant, satisfied, self-control, engaged in devotional service with determination. His mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. तो यहाँ पर बताए थे फिर, और यहाँ पर देखिए क्वालिटीज बताए गए। He by whom no one is put into difficulty, who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. यहाँ पास आप देखेंगे सबसे पहला बता रहे जा रहा है क्वालिटी कि हाँ,
सबसे पहला बताया जा रहा है, सॉरी, 11th 12th क्वालिटी है। मतलब किसी पर्सन को ऐसे डिफिकल्टी में डालने का नहीं सोचते हैं। नो वन इज एजिटेटेड बाय हिम, यहाँ पर जो दिया है, नो वन इज पुट इनटू डिफिकल्टी, नॉट डिस्टर्ब, मतलब इक्विपोइज्ड इन हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। मतलब देखिए, जनरली हम लोग क्या है सोचते हैं कि हैप्पीनेस में तो हम लोग ओके नॉर्मल रहते हैं, डिस्ट्रेस होता तो उसमें परेशान हो जाते हैं या गलत डिसीजन कुछ लेंगे। लेकिन भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हैप्पीनेस में तो ठीक है, नॉर्मल रहना है, प्लस डिस्ट्रेस में भी व्यक्ति को क्या है, शांत रहना है। मतलब डिस्ट्रेस में तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि कैसे टॉलरेट किया जाए, एज वेल एज हैप्पीनेस, दोनों दोनों चीजों में व्यक्ति को न्यूट्रल रहना है, कि सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, बिकॉज बोथ आर टेम्परेरी। फियर एंड एंजाइटी, कि कभी डर और लग रहा है, एंजाइटी हो रहा है चीजों से, कुछ भी लेके पर्टिकुलर थीम को। जनरली एक क्या है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे कभी भी मतलब कुछ इमीडिएट डिसीजन नहीं लेते हैं। कभी भी ऐसा अगर सिचुएशन आ रहा है कि डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन लेना है, हाँ, कभी भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जनरल जहां भी आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने के लिए प्रेशराइज किया जाए और आपने समय ले लिया, श्योर है कि उस टाइम आपका मतलब 99% चांस है कि डिसीजन गलत होगा। क्या कर सकते हैं उसके लिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन आए ना कि इंस्टेंट, तो सबसे पहले लेना नहीं, फिर भी अगर है कि डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए, सही डिसीजन क्या है, तो जस्ट आप वो चीज को अपने माइंड में रखिए। कुछ कुछ भी मान लीजिए लेना है, आपको डिसीजन लेना है, डेली हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेते ही हैं, उसको बस अपने माइंड में रखिए, और उसको मतलब और बाकी अलग एक्टिविटीज में कर लीजिए, मतलब वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे खुद से ही माइंड इतना स्ट्रांग है ना, कुछ 2-3 दिन होंगे ना, आपको परफेक्ट डिसीजन, मतलब माइंड के अंदर ही एनालिसिस चलता रहेगा और परफेक्ट डिसीजन आ जाएगा। प्लस कुछ काउंसलर से जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं, उनसे और बेटर एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। जैसे एक एक छोटा समय आज ही हमारे साथ हुआ, मतलब हमें क्या इधर ये किट इंटरनेशनल स्कूल में रेगुलर कोर्स के लिए बोला जा रहा था। तो मुझे क्या है, मतलब उस फील्ड का उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि रेगुलर कोर्स कैसे चलाएंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, स्पेशली अप टू 12th वाले बच्चों के लिए कैसे चलाया जाएगा। तो उसके लिए क्या हमने क्या किया, हमने किसी मतलब एक सीनियर प्रभु जी थे उनको कॉल किया, उनसे मैंने मतलब डिस्कस किया कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में, प्रोग्राम करेंगे बच्चों के लिए कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इंटरनेशनल स्कूल है, कुछ लाइक कुछ इधर उधर कुछ बोल दिया तो उसका हो सकता है कि पॉलिटिक्स बना दिया जाए। इस तरह से मल्टीपल चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। हाँ, और फाइनली कई सारे उसमें से ऑप्शंस आए, तभी हो जाता है। फिर अभी 2-3 दिन तक चलेगा, ऐसे मंथन चलता रहेगा, फिर कुछ ना कुछ दिमाग में ही मतलब इतना स्ट्रांग है कि वो सही डिसीजन लाके दे देगा। इस तरह से प्रैक्टिस करके आप लोग भी देख सकते हैं। आई एम जनरली प्रैक्टिसिंग वाइल टेकिंग एनी डिसीजन, और मुझे हेल्प भी कई बार किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सबको ये चीज हेल्प करे, बट ट्राई करके देख सकते हैं, अगर जम रहा है तो ओके कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक तरीका है, मतलब हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, ये सबको टॉलरेट करने का। ठीक है। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। फिर आप देखिए क्या बोले भगवान बोल रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, अनपेक्षा उचित दक्षा, उदासीनो गता व्यथा। My devotee is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure
expert without cares, free from all pain, and not striving for some result is very dear to me. अनेक अनपेक्षा सुचित गच्छा। इसका मतलब हो जाता है कि लाइक अपने वर्क के डिवॉइड ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिज वर्क। प्योर हो गया, सुचिर मतलब प्योर हो गया, दक्ष मीन्स एक्सपर्ट। तो एक बार प्रभुपाद जी से कोई एक रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवोटी। तो बताइए क्या बोला जाएगा डेफिनेशन ऑफ डिवोटी पे। व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर। डेफिनेशन ऑफ डिवोटी, कोमल जी क्या लगता है क्या हो सकता है आंसर। यस सस्मिता माता जी क्या आंसर हो सकता है डेफिनेशन ऑफ डिवोटी। डेडिकेटेड टू समथिंग और समवन। ओके। तो जनरली हमने यही कहेंगे कि किसी प्रोसेस किसी चीज के लिए डेडिकेटेड है, या ओके बिलीवर ऑफ गॉड इस तरह से। या और बोल सकते हैं कि भाई जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि डेफिनेशन कई सारी दे सकते हैं। बट दिस इज लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिवोटी, दिस नॉट एग्जैक्टली डेफिनेशन। तो प्रभुपाद ने आंसर दिया कि डेफिनेशन ऑफ डिवोटी इज फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, ये आंसर दिया प्रभुपाद ने। कि जो विभाग जो भी डिवोटी मतलब लाइक फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। इसी तरह से आप देखेंगे इधर पास है हु इज एक्सपर्ट, प्योर एक्सपर्ट, विदाउट केयर, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स। फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स मतलब फ्री फ्रॉम ऑल डेजिग्नेशन है यहाँ पास। कई बार लोग अपने कुर्सी से इतने आसक्त हो जाते हैं, स्पेशली आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। उनको लगता है कि वो कुर्सी में जब तक है वही जीवन है, इवन घूस उस लेने में कुछ नहीं डरेंगे। और जब तक कुर्सी पर रहते तब तक रिस्पेक्ट सब कुछ मिलता है, पॉलिटिशियंस को भी देख सकते हैं, लेकिन कुर्सी एक बार चली जाती कोई फिर पूछता नहीं है। ठीक है। और यहाँ पास आप देखेंगे who and who neither rejoices nor grieves, nor laments nor desire, and who renounces both auspicious and inauspicious things. Such a devotee is very dear. ना मतलब वही रिजॉइस मतलब सुख में बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेमेंट्स मतलब कुछ मिल गया तो उसके लिए, हाँ, और डिजायर जैसे होता है कि कुछ मिल जा रहा है हमको, उनके लिए और डिजायर बढ़ जाता है, हमारा हैंकरिंग बढ़ जाता है। नहीं मिल रहा है तो शोक करते हैं उसके लिए, विलाप करते हैं। फिर और देखेंगे वन हु रेनोंसेस बोथ ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस थिंग्स। तो आप समझेंगे आपस इनऑस्पिशियस तो आपको समझ में आएगा, ओके एग्री करते हैं, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ चीजों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर शुभ चीजों से भी कहा जा रहा है कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि शुभ चीजें भी मतलब जो है जो प्योर भक्ति की साइड नहीं जा रहे, कृष्णा कॉन्शियस साइड नहीं जा रहे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज लिखा गया है। समा शत्रु च मित्रे च। तो यहाँ पास मतलब होगा वन इज इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज। लास्ट टाइम भी हमने इसको देख रहे थे कि जो डिवोटीज होते हैं उनके लिए फ्रेंड और एनिमी सब एक बराबर होता है, इक्वल विजन होता है। जैसे यहाँ पर दिया वन इज इक्विपोइज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर, हीट एंड कोल्ड, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, फेम एंड इनफेमी। कोई प्रशंसा करे और कोई अपमान करे, दोनों में एक समान रहते हैं।
हु इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम कॉन्टामिनेटिंग एसोसिएशन, तो अपना एसोसिएशन हमेशा अच्छा रखते हैं। ऑलवेज साइलेंट एंड सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, जो मतलब एंडेवर से जो भी कुछ मिल गया उसमें सेटिस्फाइड रहती है। वन हु डजंट केयर फॉर एनी रेसिडेंट, अनिकेता, यहाँ पर शब्द है ना अनिकेत। वन हु इज फिक्स्ड इन नॉलेज एंड वन इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। मतलब आप लोग सोचेंगे कि भाई हमें तो दुश्मन से दूर रहना है, बच के रहना है। क्या कह रहे, इक्वल इक्वल कैसे रह सकते दुश्मन के साथ है। फिर मान दे रहा है तो चलो ठीक है, हम हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, अपमान कर रहा है उसके साथ भी इक्विपोइज, ऐसा कैसे हो सकता है। ये अभी हीट और कोल्ड लिखा है कि ठीक है, अभी भाई क्या कोल्ड में एक समान रहे, मतलब क्या करे, अभी ये स्वेटर जैकेट उतार दे कि हीट गर्मी लग रहा है, तो अभी क्या करे कि दोपहर की गर्मी लग रहा है तो भाई छत में जाके सो जाए। तो मतलब क्या करे, क्या कहना चाह रहे भगवान, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में एक साथ एक समान रहो, तो ये कैसे संभव हो सकता है। कोई सम्मान कर रहा है तो ठीक भी लगेगा भाई, फेम है, इन फेमी, सब में बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको आप देखेंगे ना, ये फ्रेंड और एनिमीज इसको कहा जाता है, मतलब इसको आप समझ सकते हैं इक्वल विजन का बोला जा रहा है। सो इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट, बट इसका मतलब क्या हो जाता है, सुइटेबल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इक्वल विजन यहाँ पर डजंट लिख देते हैं इसको, बट सुइटेबल ट्रीटमेंट। हमारा विजन इक्वल है, ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीटमेंट भी उसको बराबर दिया जाएगा, बट एक सुटेबल जिसके लिए जो उपयुक्त है उस तरह से देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल इसमें आता है कि घर पे सन्यासी आए हैं और उनके डिसाइपल्स आएंगे, शिष्य भी आएंगे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होगा कि भाई जो सन्यासी होंगे, महाराज होंगे, उनको निग्लेक्ट करके जो उनके डिसाइपल्स उनको प्रणाम कर लेंगे, बोले, क्योंकि गीता में तो लिखा है वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड एंड एनिमीज, सब हर व्यक्ति से एक समान होना चाहिए। तो इट्स नॉट द मीनिंग, जो व्यक्ति को जैसा सम्मान है वो सुटेबल तरीके से देना चाहिए। जैसे हमने एक और एग्जांपल पहले भी देखा था, मतलब सोना और पत्थर का, एक और पहले आया था कि जिसमें सोने और पत्थर को एक समान देखते हैं। तभी क्या करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ कि सोने को ऐसे घर के बाहर रख दें, फेंक दें, पत्थर को तिजोरी में ला के रख ले, दिस इज फूलिशनेस। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इधर का कि भाई इक्वल विजन डजंट मीन इक्वल ट्रीटमेंट बट सुटेबल ट्रीटमेंट। जैसा नहीं कि सोना और गोल्ड और जो ऑर्डिनरी पत्थर है दोनों को एक समान इक्वल ट्रीट किया जाएगा, नहीं, सुइटेबल ट्रीटमेंट होगा। भाई पत्थर का जगह घर के बाहर भी पड़ा रहे कुछ दिक्कत नहीं है, गोल्ड पड़ा रहे को उठा के ले गया कुछ भी हो सकता है, उसको भाई अच्छे से लाके तिजोरी में ही रखना है। ठीक है, फिर आप एक और चीज इसमें अगर आप समझेंगे ना, जैसे देखिए हमारा क्या है, हर चीज के साइकिल में चलता रहता है। हैप्पीनेस, दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रेस, मतलब ये डुअलिटी इस संसार का, डुअल नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है ये, हर चीज के अपोजिट में चलता है। इसी तरह से लिखा है ना, देखिए यहाँ पर सब, ऑनर डिसऑनर, ये हीट कोल्ड, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, फेम इनफेमी, इस तरह से डे नाइट, हर चीज के डुअल तरीकों से चलता है। तो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस दोनों से ऊपर जाना है हम लोगों को, दैट इज द स्टेज ऑफ आनंद, इसको ब्लिस कहते हैं।
ठीक है, ये वाली स्टेज में हमको जाना है, ब्लिस, ऑलवेज ब्लिसफुल रहेंगे। इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि जैसे भगवान क्या है, प्रॉमिस ये नहीं करते कि भाई किसी का लाइफ पीसफुल रहेगा, बट कृष्णा प्रॉमिस करते कि लाइफ ब्लिसफुल रहेगा इवन इन द मिडेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंजाइटीज। एक एग्जांपल देते हैं, इसमें आता है ब्लिसफुलनेस का। जैसे देखिए कोई छोटा बच्चा है, नया न्यूली बॉर्न बेबी है, अभी वो, उसका क्या कितना परेशान करता है अपनी मदर को, कि कभी रात को रोने नहीं लगेगा, मदर कभी पीसफुल नहीं रह पाती, हमेशा एंजाइटी में टेंशन रहता है कि अभी क्या हो जाए, मतलब बेटा बच्चा क्या कर दे, कुछ हो सकता है, सब चीजों पे टेंशन में रहती। लेकिन वही मदर उस बच्चे का मतलब चेहरा देख के, जस्ट रोता हुआ चेहरा भी होगा, फिर भी उसको देख के उसको एक अलग सा आनंद आता है, ब्लिस फील होता है। तो कृष्णा इज नॉट प्रॉमिसिंग कि हमेशा पीसफुल लाइफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, इस तरह से नहीं। नहीं, दिक्कत दिक्कत आएगा, लेकिन लाइफ में ब्लिस बना रहेगा, आनंद बना रहेगा। जैसे पांडवास को आप देखिए, कितना कितना सारा समस्याएं था पूरे जीवन, आप होल लाइफ देखिए, कहीं है लोग, खुद के ही लोग उनको मारने के लिए लगे हैं, कोई जहर दे रहा है खीर में, कहीं हाथियों से मरवा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मारने के लिए। बचपन में जब छोटे छोटे तो पिताजी गुजर गए, तो उनकी वाइफ को उठा ले गया, इस तरह से। जैसे आप देखेंगे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, बट स्टिल पांडवास आर इन ब्लिस, दे आर नॉट पीसफुल, दे आर ब्लिसफुल। ओके, गेट, ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया आप सभी को, क्लियर है? ठीक है, होपफुली क्लियर होगा। लास्ट श्लोका है, दोज हु फॉलो दिस imperishable form of devotional service, who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very very dear। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का पाथ फॉलो करते हैं और उनका गोल एक ही है, दैट इज बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड इन दिस वेरी लाइफ। तो सच पर्सन आर वेरी डियर टू कृष्णा, बहुत बहुत कृष्ण को बहुत प्रिय लगते हैं। ठीक है, तो आ, मतलब तो डिवोशनल सर्विस एक और चीज कहा जाता है, प्रभुपाद जी के कई लेक्चर में आता है कि जो डिवोटीज होते हैं उनमें देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो बाई प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्सियसनेस, जितना अभी हमने 31 क्वालिटीज पढ़े हैं, वो सब आप देखें ग्रेजुअली डेवलप होना शुरू हो जाता है, जस्ट हरे कृष्णा महामंत्र ही कर रहे हैं, ये सब क्वालिटीज डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। यस, 1 मिनट ले सकते हैं। चलिए, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर, द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस, प्रकृति, पुरुष और चेतना। हाँ। तो अर्जुन के यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट कपल ऑफ कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो यहाँ पर अर्जुन टोटल 6 क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
तो 6 क्वेश्चंस क्या क्या देख लेते हैं, और उसी से ये आगे का प्लॉट चालू हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्जुन का, व्हाट इज प्रकृति, मटेरियल नेचर। यहाँ पर को 1 डाल देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है पुरुष, एंजॉयर कौन है, कौन एंजॉय करता है। द फील्ड, दैट इज क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम, ओके, फील्ड मीन्स क्षेत्रम यहाँ पर। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नोअर ऑफ द फील्ड, दैट इज क्षेत्रज्ञ। ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ। द नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, फिफ्थ। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज सिक्स। तो कृष्णा नेक्स्ट इसी, ये जो हमने अभी पढ़ा ना, इसी श्लोक का में आंसर देना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले कृष्णा डिस्क्राइब करेंगे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम। एक एक करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है क्या क्या है? प्रकृति समझिए, मटेरियल नेचर, पुरुष मतलब एंजॉयर, फील्ड मतलब हो जाता है दैट इज क्षेत्र, कहाँ पर एंजॉयमेंट किया जा रहा है, और नोअर ऑफ द फील्ड, क्षेत्रज्ञ मतलब एंजॉयमेंट हो रहा है ये किसको पता होगा। नॉलेज क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब या एंड गोल या पर्पस जैसा समझ सकते हैं इसको। तो दीज आर दी 6 क्वेश्चंस। यहाँ पास हाँ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से ये, ओ दिस बॉडी ओ सन ऑफ कुंती इज कॉल्ड फील्ड, एंड वन हु नोज दिस बॉडी इज कॉल्ड अ नोअर ऑफ द फील्ड। तो क्षेत्र का मतलब हो गया बॉडी, जो शरीर है, एंड नोअर क्षेत्रज्ञ मतलब हो गया दैट इज नोअर ऑफ द बॉडी, दैट इज आत्मा। ये दो क्वेश्चन का आंसर यहीं पास मिल गया। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, देखिए, दिस बॉडी कॉल्ड अ फील्ड, एंड वन हु नोज दिस बॉडी कॉल्ड द नोअर ऑफ द फील्ड। तो मतलब आपका आंसर नंबर 3 हो गया आई थिंक। हाँ, ने क्षेत्र इज बॉडी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मिल गया। एंड क्षेत्रज्ञ, सोल, नोअर ऑफ द 3 और 4 का आंसर यहाँ पास मिल गया। इसको डाल देते हैं, आंसर 3 और आंसर 4। ठीक है। हाँ। क्षेत्रज्ञ, चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो क्षेत्रज्ञ कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ हो गया क्षेत्र। यहाँ पास फिर आगे चल रहा है। हम्म। ओके, तो देखिए हमारे क्या होता है, 2 तरह के क्षेत्रज्ञ यहाँ पास बताए जा रहे हैं। पहले यहाँ पास तो हमको पता है इंडिविजुअल सोल के बारे में बोला गया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न ऐड कर रहे हैं, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका। यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो द नोअर इन ऑल बॉडीज, एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज।
थोड़ा सा सरल करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ नोवर ऑफ द बॉडी। हाँ, मतलब जो सोल का बाद, क्षेत्र थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्षेत्र हो जा रहा है अपना, उड़िया में क्षेत्र हो जाएगा। तो ये हो गया बॉडी, जो हमारे लिविंग एंटिटीज का जो सब बॉडी है उसको। फिर क्षेत्रज्ञ जो बोला जा रहा है, क्षेत्रज्ञ, इसमें दो चीजें आ रही। एक हो जा रहा है सोल, इसको इंडिविजुअल सोल जो हुआ, और दूसरा हो जा रहा है परमात्मा और सुपर सोल। ठीक है। इसको दो तरह से क्षेत्रज्ञ को रिप्रेजेंट किया गया है। इंडिविजुअल सोल, मतलब सोल, सुपर सोल हुआ, जिसे हमने केन उपनिषद या कठोपनिषद का जो सेकंड चैप्टर में एग्जांपल आता है, टू बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। एक बर्ड क्या है, फल खाते रहती है, और दूसरी बर्ड क्या करती है, जो सब चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करती है। एक बर्ड को बताया गया कि सोल है, दूसरी बर्ड सुपर सोल। सुपर सोल सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो आत्मा और एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोवर इज कॉल्ड नॉलेज। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट बॉडी और आत्मा और परमात्मा का, दिस इज कॉल्ड एस नॉलेज। अब आप बताइए कि भगवान ये सब क्यों कह रहे हैं, ये इसको नॉलेज कह रहे हैं। भाई भगवान को कहना चाहिए नॉलेज का मतलब क्या होता है। आजकल क्या है नॉलेज का मतलब? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कि नंबर कितने आए। तो ये सब वो नॉलेज कहा जा रहा है। ये तो हमें हमें तो ये नॉलेज सिखाया जाता है। या भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री वेमिस्ट्री छोड़ो भैया, यहाँ देखो नॉलेज का मतलब है जो आत्मा और अपने ये सब जानना। बिकॉज दैट इज लाइक वेरी बेसिक थिंग, कि भाई जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने बॉडी का फंक्शनैलिटी समझेंगे, तब जाके कुछ कर सकते हैं ना, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब चीजों को अध्ययन करना मतलब गलत नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट सुप्रीम। ठीक है। फिर जब हम लोग फोर्थ श्लोका में आएंगे, ये यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हमने पढ़ा ना, और ज्ञानम, तीन तीन चीजों का आंसर मिल गया हमको। क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर है सभी को? क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई रिपीट कर सकते हैं? इस चैप्टर में हमने हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, अर्जुन ने क्या क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चंस क्या पूछेगा? कैन एनीवन रिपीट? रिवीजन कर ले क्या एक बार, ये क्लियर है? ठीक है, चलिए। सबसे पहला है प्रकृति।
जिसको कहा गया मटेरियल नेचर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, अर्जुन ने जो पूछा। दूसरा क्वेश्चन था पुरुष के बारे में, एंजॉयर। यहाँ पर पुरुष का मतलब एंजॉयर है, मेल मत समझिएगा इसको। मतलब कोई भी हो सकता है जो डोमिनेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पुरुष। क्षेत्रम का मतलब यहाँ पर, इसका मतलब फील्ड हो गया। चौथा जो क्वेश्चन था, सिक्स क्वेश्चन लिख देते हैं। नोअर ऑफ द फील्ड। पांचवा क्वेश्चन है अपना, ज्ञानम। नॉलेज। और छठवां क्वेश्चन है ज्ञेयम, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। दीज आर द सिक्स क्वेश्चन जो अर्जुन ने पूछे। प्राकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, लास्ट में था ज्ञेयम। ज्ञानम ज्ञेयम। हाँ। ठीक है। तो इसी नेक्स्ट ये वन 13.2 में आंसर मिल रहा है हमको क्षेत्रम के बारे में, फील्ड। मतलब 3, 4 और 5 का आंसर मिल रहा है। तो फील्ड को जैसे बताया गया यहाँ पास है, इधर ही लिख देते हैं। यहाँ पास फील्ड का मतलब हो गया बॉडी के बारे में बोला जा रहा है, जो हमारा सभी का बॉडी है। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है। नोवर ऑफ फील्ड का इसके दो मतलब बताया जा रहे हैं, भगवान बोल रहा है। वन इज सोल, अवर सेल्फ, और दूसरा हो जाता है सुपर सोल। मतलब परमात्मा के बारे में यहाँ पर बोला गया है। और ये जो बॉडी और नोवर ऑफ द बॉडी का जो नॉलेज है, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉलेज। अभी अभी क्लियर है ये चीजें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चैट पे बता सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो डीप कॉन्सेप्ट है यहाँ पास। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा।
जस्ट मैं चार्जर लगा लूँ, बैटरी डाउन हो रहा है। हाँ, अभी ठीक है। हाँ तो यहाँ आगे आगे हम लोग देखेंगे फिर। जो वापस आ गए हम लोग, हाँ, फोर्थ श्लोका में। फोर्थ श्लोका में कृष्णा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को डिफाइन करेंगे। क्षेत्र मतलब फील्ड हो गया, और क्षेत्रज्ञ मतलब हो जाता है नोअर ऑफ द फील्ड, जो प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं। यहाँ पर 6 टॉपिक्स फिर अगेन यहाँ पर समझाया जाएगा। सबसे पहला हो जा रहा है अपना कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, यत चाह। Now please hear my brief description of this field of activity and how it's constituted. ये फर्स्ट टॉपिक यहाँ पास आ जा रहा है। चेंजेस चेंजेस अंडरगोस, फिर इसको थर्ड टॉपिक बताया जा रहा है। ओरिजिन ऑफ वो बॉडी, हाउ ये यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। आइडेंटिटी और स्वरूप ऑफ द नोअर ऑफ द बॉडी, हु दैट नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज इज। फिफ्थ क्वेश्चन, और जो पावर ऑफ द नोअर ऑफ द बॉडी, इसका इन्फ्लुएंस कहाँ तक है, कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस जो चीजें हैं, ये हो गया। सिक्स क्वेश्चन, ये कौन सा है फर्स्ट, व्हाट इज चेंजेस, कंपोजिशन, दैट इज फील एज इट इज, एक टॉपिक और इसमें आ रहा है, दैट इज क्वालिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन जो इसको बोला जा रहा है। दैट इज लाइक क्वालिटी, माय ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी के बारे में। ये अपना हो जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन हो जा रहा है। इसका आप ट्रांसलेशन अगर देखेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड। यहाँ पर जैसे आप देखें ना, ये यतः फ्रॉम विच, ये सब चीजें, जैसे प्रभाव यहाँ पास आ रहा है, इन्फ्लुएंस क्या क्या होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली आप समझ लीजिए इसमें 6 चीजें एक्सप्लेन करेंगे कृष्णा। सबसे पहला हो जा रहा है कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, बॉडी कैसे क्या बन रहा है, ये सब चीजों में। तो ये आपको 13.6 मिल जाएगा यहाँ पास से। हम लोग देखते तो आगे और क्लियरिटी आएगा।
फिर इसमें आप देखेंगे जो फिफ्थ श्लोका है, that knowledge of the field of activities and of the knower of the activity is described in various stages in various writings. It is specially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. ये है ना फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, नोवर ऑफ एक्टिविटी, मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फील्ड और फील्ड ऑफ क्षेत्रज्ञ। तो इस सब चीजों के मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवत गीता कृष्ण अपने मन से कुछ बता रहे हैं। कई सारे आचार्यों ने और वेदांत सूत्रों में भी ये सब चीजों का वर्णन है। यहाँ बस कृष्णा बेसिकली आप देखेंगे कि अपने आप मतलब अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। जब यहाँ पास परपट में आप देखेंगे, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन एक्सप्लेनिंग दिस नॉलेज। स्टिल एज अ मैटर ऑफ कोर्स, learned scholars and standard authorities always give evidence from previous authorities. So Krishna is explaining this most controversial point regarding the duality and non-duality of the soul and the super soul by referring to as a scripture, the Vedanta, which is accepted as authority. देखिए प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे, दिस first he says this is according to different sages. As far as sages are concerned, beside himself, Vyasdev, the author of Vedanta Sutra, is great sage, and the Vedanta Sutra duality is perfectly explained. फिर यहाँ पर देखिए पिताजी का नाम दिया व्यासदेव फादर। Parasar is also a great sage, and he writes in his books of religiosity, Aham Tam Cha Tathayanye, we, you, and I, and the various other living entities are all transcendental, although in material world bodies. तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर रिफर दिया है द वर्ड चांदो भी refers to various Vedic literature in Taittiriya Upanishad, for example, which is a branch of Yajurveda, describes nature, the living entity, supreme personality of Godhead. ठीक है, तो देख रहे हैं परपट में भी मतलब क्या है, कृष्णा देखिए स्वयं अथॉरिटी होने के बाद भी, लेकिन जब भी हम कुछ रिसर्च और कुछ करते हैं तो उसमें क्या प्रीवियस लोगों का रेफरेंस दिया जाता है कि उन्होंने पहले से उस चीज में कुछ किया है। इन सिमिलर मैनर कृष्णा भी वही चीज कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था लाइक कंपोजिशन ऑफ बॉडी का, उसका आंसर यहाँ पास मिलेगा। द फाइव फाइव ग्रेट एलिमेंट्स जो एंड फॉल्स जो ग्रॉस मैटर जो होता है, अर्थ वाटर फायर, फॉल्स ईगो इंटेलिजेंस, द अनमेनिफेस्टेड, द सेंसेस, द टेन सेंसेस, द माइंड, द फाइव, the five sense object, desire, hatred, happiness, distress, and aggregate the life symptoms, that is the five kinds of air and convictions। ये सब हो जाता है फील्ड ऑफ एक्टिविटीज एंड इट्स इंटरेक्शंस। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर 24 एलिमेंट्स बताए गए हैं। इसको मतलब सांख्य योग भी कहा जाता है, एनालिटिकल स्टडी ऑफ मैटर एंड स्पिरिट सोल, मटेरियल वर्ल्ड भी बोला जाता है इसको। तो इसमें 24 एलिमेंट्स का डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले जो 5 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, जो ग्रॉस एलिमेंट्स, इसको ग्रॉस ही लिख देते हैं। उसमें आ रहा है अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर। ठीक है, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हो गए। फिर 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, इनको ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है ना।
ज्ञान इंद्रिय कौन से हो गए? आइस, नोस, टंग, ईयर और स्किन। फिर अगला बताया जा रहा है वर्किंग सेंसेस, मतलब दो तरह से, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। जो हो गया वॉइस, लेग्स, हैंड और एनस एंड जेनिटल्स। फिर आप देखेंगे अगला फाइव सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंस ऑब्जेक्ट मतलब हो गया स्मेल, तो सेंसेस के लिए जो होता है। आइस का मतलब हो जाएगा सी, देखना। देखेगा कैसे? जो फॉर्म होगा। नोज के लिए क्या हो जाएगा? स्मेल हो जाएगा नोज के लिए। और देखेंगे फिर है आईज, नोज, फिर टेस्ट। टेस्ट के लिए मतलब टंग, टंग के लिए क्या हो जाता है? टेस्ट। देन स्किन के लिए हो जाता है टच। और क्या बचा? और साउंड, ईयर के लिए हो जाता है साउंड। ऐसे हो गए 20 एलिमेंट। हाँ। फिर माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, तीन और एलिमेंट्स हो गए। ये हो गए अपने सटल एलिमेंट्स, सटल एलिमेंट्स हो गए। और लास्ट में जिसको कहा जा रहा है प्रधान और सोल के बारे में बोला जा रहा है, तो प्रधान लिखा गया इधर पर, दैट इज सोल। ऐसे टोटल जोड़ेंगे तो हो जाता है 24 एलिमेंट। तो जो पूरा संसार, जो कंपोजिशन ऑफ दिस बॉडी है, वो इसी 24 एलिमेंट से बना गया है। तो ये चीज यहाँ पर समझाया गया। इसको सांख्य योग भी कहते हैं, सांख्य फिलॉसफी, जो कपिल मुनि ने दिया था। ठीक है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, समय हो रहा है। कुछ और प्रश्न है आप लोगों का? थोड़ा सा टेक्निकल काफी हो गया टॉपिक, बट होपफुली क्लियर हो रहा होगा। कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आई थिंक कुछ समस्या नहीं है तो कंक्लूड कर लेते हैं। थोड़ा सा ये यहाँ से जो टॉपिक्स है ना, बड़े मतलब टेक्निकल टाइप से है, एनालिटिकल टेक्निकल टाइप के टॉपिक्स है। तो आगे जाके फिर थोड़ा सा 14 चैप्टर सरल हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, इजी लगेगा। 15 चैप्टर फिर से थोड़ा सा ऐसे टेक्निकल चलेगा। 16 चैप्टर फिर सरल हो जाएगा। क्वालिटीज के बारे में फिर से आ रहा है। और 17 भी अच्छा चलता है, इजी हो जाता है। 18 चैप्टर में बहुत सारा चीजें रहता है। हाँ। ओके। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। भगवत गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।